और द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी ऑफ थोरेसिक कैविटी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। और जो लंग्स जो है हमारे चेस्ट कैविटी में, जिसे कि ऑल्सो कहते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी का ही दूसरा नाम है थोरेसिक कैविटी, जो कि सेपरेट होते हैं, हमारे अलग होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाय ए मस्कुलर पार्टीशन कॉल्ड डायफ्राम। यहाँ पर एक मस्कुलर पार्टीशन है डायफ्राम, यही डायफ्राम जो है हमारे लंग्स को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा। और ये जो लंग्स जो है हमारा, वो दो पतले मेंबर से कवर्ड रहते हैं, और उस पतले मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। द लंग्स आर इनक्लोज्ड इन ए रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स। और ये तो हम जानते ही हैं कि ये लंग्स जो है वो आपका एक रिब केज से आपको क्या है, इसमें वो सुरक्षित रहता है। प्रत्येक लंग्स, जो दोनों लंग्स है, वो आपको रिब केज के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी एक आपको पिंजड़ा जैसा बना देता है जिसके अंदर वो सुरक्षित रहता है हमारा लंग्स। Each bronchus divides in the lungs to form a large number of still small tubular ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। अब जो ब्रोंचस जो हमारा अंदर घुसा, अब ये ब्रोंचस और पतले पतले छोटे छोटे और भी बहुत अपने डिवाइड हो जाते हैं। अब ये आपको इस तरह से कि और ब्रांच बना देते हैं, और इस ब्रांचेज को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रोंचियोल्स। ये क्या है, ब्रोंचियोल्स है। और द स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल्स हैव टीनी एयर सैक्स एट द एंड्स। और प्रत्येक स्मॉलेस्ट ब्रोंचियोल्स के लास्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे गोले की तरह टीनी एयर सैक्स होते हैं, छोटे छोटे टीनी एयर सैक्स होते हैं, ठीक है। और द pouch like air sacs at the ends of the smallest bronchioles are called alveoli, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, alveoli कहते हैं। अब क्या होता है कि ब्रोंचस जो होते हैं वो जैसे ही लंग्स में इंटर किए तो वो और पतला पतला इस तरह से वो डिवाइड होता है, ठीक है। और जैसे ही ये लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ छोटा छोटा एयर सैक्स होते हैं, और इसी एयर सैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और ये हमारा हो गया क्या, ब्रोंचियोल्स हो गया, ये हमारा ब्रोंचस हो गया। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और इसका जो वाल जो होता है, इस एल्वियोलाई का वाल जो होता है वो बहुत पतला होता है, और यहाँ ब्लड कैपिलरीज से ये घिरा हुआ रहता है, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज घिरा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से एयर एब्जॉर्ब होगा। It is the alveoli that oxygen is taken into the body and carbon dioxide is eliminated. यही alveoli वह जगह है जहां से कि ऑक्सीजन जो है आपको बॉडी में इन होता है। अब उसी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन सूक्ष्म हो जाएगा और लंग्स में चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी एल्वियोलाई के थ्रू ही बाहर निकलने का रास्ता देखता है। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इन द एल्वियोलाई दैट गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ये एल्वियोलाई ही वह जगह है जहां की गैसेज एक्सचेंज होता है, इधर से उधर ट्रांसफर होने का मेन गेट, जो मेन दरवाजा है वो कौन है, एल्वियोलाई है। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स। और एक लंग्स में लाखों लाख की संख्या में एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। The presence of millions of alveoli in the lungs provide a very large area for the exchange of gases। और ये जो लाखों लाख की संख्या में एल्वियोलाई जब हो गए तो इससे क्या हुआ फायदा कि आपको गैसेज एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज। और सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से, फास्टली और तेजी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ
all alveoli from the two human lungs are unfolded, यदि आप पूरे एल्वियोलाई को हम लोग अनफोल्ड कर दें, निकाल दें बाहर और उसे जोड़ना शुरू करें, दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 स्क्वायर मीटर्स, और उसे जोड़ करके अगर जमीन पर पसार दे तो करीब करीब वह 80 स्क्वायर मीटर जगह आपके जमीन पर ले लेगा। इतना एल्वियोलाई सरफेस एरिया एक छोटे से लंग्स में बनाए हुए है, जो कि आपका 1 स्क्वायर मीटर क्या, 1 का हाफ क्या, 1/4 क्या, 1/10 स्क्वायर मीटर भी नहीं है, विच इज नियरली द साइज ऑफ अ टेनिस कोर्ट। लगभग इतना बड़ा हो गया कि जितना बड़ा एक टेनिस कोर्ट होता है, जहां पर कि आराम से टेनिस खेला जा सकता है। द डायफ्राम इज ए सीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स, और डायफ्राम जो होता है ठीक इस लंग्स के नीचे मौजूद एक सीट्स होता है। It helps in breathing in and breathing out. The muscles of chest also help in breathing in and breathing out. और ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में ये डायफ्राम हमारा मदद करता है, और चेस्ट का जो मसल होता है वो भी हमारे को ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में मदद करता है। When we breathe in air, the diaphragm and muscle attached to the ribs contract, due to which our chest cavity expands. This expansion movement of chest increases the volume inside the chest cavity. Due to increase in volume, the air pressure decreases inside the chest cavity, and air from outside, being at higher pressure, rushes into the lungs through the nostrils, trachea and bronchi. In this way, during the process of breathing in, the air sacs of alveoli of the lungs get filled with air containing oxygen. ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। The alveoli are surrounded by very thin blood vessels called capillaries. अब alveoli जो है वो हमारा बहुत ही पतला ब्लड वेसल्स, जिसको कि कैपिलरीज कहते हैं, उससे सराउंडेड रहता है, कैरिंग ब्लड इन देम, और उसमें ब्लड घूमते रहता है। So the oxygen of air diffuses out from the alveoli walls into the blood, और ऑक्सीजन जो एयर से डिफ्यूज हुआ और आया वह एल्वियोलाई से वो ब्लड में चला जाता है थ्रू इट्स कैपिलरीज, है ना। एल्वियोलाई से वो चला गया कहाँ, कैपिलरीज में, और इस कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, और वो ब्लड में पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब वहां से वो कैपिलरी जिस ऑक्सीजन को पकड़ा और पकड़ के पूरे बॉडी में दौड़ना शुरू कर दिया। दिस ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड, और ये ऑक्सीजन को जो पकड़ता है, वो पकड़ने वाला जो बहादुर सिपाही है वो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वही ऑक्सीजन को प्लग से कैच कर लेता है। As the blood passes through the tissues of the body, the oxygen present in it diffuses into the cells, और फिर उस ऑक्सीजन को ले करके पूरे बॉडी में वो चलने लगता है, और प्रत्येक सेल्स को वो ऑक्सीजन में डिफ्यूज होने लगता है। फिर वो जैसे ही कहीं पहुंचा वहां पर वो सेल बैठा रहा। अब ये कैपिलरीज है, अब इस कैपिलरीज से आपका क्या हुआ कि आपका ब्लड घूम रहा है। अब यहाँ पर सेल है बैठा हुआ, ये सेल देखा वो ऑक्सीजन है, पड़ाक से खींच लिया। अब ये आगे बढ़ा, यहाँ पर ये खींच लिया। तो इस तरह से ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां पर मौजूद जो भी सेल होते हैं वो उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और जब जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान मिला बना वो उससे फिर इसी कैपिलरीज में फेंक भी देते हैं। Due to its higher concentration in the blood, this oxygen combines with the digested food glucose present in the cells to release energy, और वह ऑक्सीजन फिर उस सेल में जा करके जो ग्लूकोज था, डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज था, उस पर काम करने लगा, उससे टकराया और वहां से एनर्जी रिलीज किया, जिस एनर्जी से वो बाकी का अपना लिविंग एक्टिविटी कर सकता है। Carbon dioxide gas is produced as a waste product during respiration in the cells of the body tissue, और फिर वहाँ जो सेल्स में जब वो ऑक्सीजन आया और वो ग्लूकोज पर काम किया और एनर्जी निकाला तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला,
और वह जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो सेल जो है वो उसी ब्लड में ठेल देता है, ड्यू टू डिफ्यूज कर देता है, ड्यू टू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी टिश्यू, क्योंकि उसके सेल्स में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। तो वो जो मौजूद है कैपिलरीज बगल में, उस कैपिलरीज के ब्लड में उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ठेल दिया, डिफ्यूज कर दिया। ब्लड कैरीज द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और वो ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर लंग्स में चला जाता है, वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द एल्वियोलाई, और वो लंग्स में जब जाता है तो वो कहां चला जाता है, एल्वियोलाई में चला जाता है। और व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उस एयर को, तो द डायफ्राम एंड मसल अटैच टू द रिब्स रिलैक्स, तो डायफ्राम और मसल आराम से रिलैक्स करता है, ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके चलते हमारा चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ गया, एंड बिकम्स स्मॉलर, और छोटा हो गया। और दिस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द चेस्ट पुशेज आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इनटू ट्रैकिया, और जिसके चलते वो क्या हुआ कि जो लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो क्या किया कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर दिया ट्रैकिया में, फिर वो चला जाता है नॉस्ट्रिल्स में, एंड देन आउट ऑफ द बॉडी इनटू एयर, और फिर इस तरह से वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज कंप्लीटेड इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस तरह से एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा गैसेज एक्सचेंज कंप्लीट होता है। द एयर विच वी इनहेल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, हम लोग जो एयर लेते हैं वो वास्तव में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एंड द एयर विच वी एक्सहेल इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, और हम लोग जो एयर छोड़ते हैं वो भी गैसेज का मिक्सचर है, वो कोई प्योर ऑक्सीजन और प्योर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। द ओनली डिफरेंस इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर इज दैट दे कंटेन डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सिर्फ अंतर यही है इनहेल और एक्सहेल में कि दोनों में जो प्रोपोर्शन है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वो अलग अलग होता है। और द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर रिमेन्स द सेम 78%, और जो नाइट्रोजन होता है वो आप इनहेल करो चाहे एक्सहेल करो, दोनों में 78% 78% ही नाइट्रोजन रहेगा, बिकॉज इट इज नाइदर यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन नॉर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्योंकि जो रेस्पिरेशन के दौरान हम जो एयर लिए उसमें नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं होता है, और जो नाइट्रोजन लिए उसको सेम टू सेम बाहर निकाल देते हैं। हम जो एयर इनहेल करते हैं यानी ब्रीथिंग लेते हैं, एयर जब हम लोग लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है मात्र 0.04%, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वही है, और थोड़ा सा वाटर वेपर भी जो एटमॉस्फेयर में वो भी रहता है, और नाइट्रोजन यहाँ होता है 78%, यहाँ नाइट्रोजन भी होते हैं 78%, और जो हम गैस को ब्रीथिंग आउट के द्वारा बाहर निकालते हैं अपने शरीर से एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है 16.4%। देखिए इनहेल किए तो उसमें ऑक्सीजन कितना है 21%, लेकिन एक्सहेल किए तो उसमें कितना है ऑक्सीजन 16.4%, यानी करीब करीब 5% ऑक्सीजन कम रहता है। और जो हम लोग इनहेल किए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है मात्र 0.0%, लेकिन एक्सहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4%, यानी यहाँ 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और ऑक्सीजन जो है वो करीब करीब 4% से 5% के बीच में कम रहता है, और वाटर वेपर एक अच्छा खासा अमाउंट में होता है जो भी एक्सहेल्ड एयर में होता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो तो 78% होता ही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है 4% लगभग, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और ऑक्सीजन लिए 21% और छोड़े कितना 16.4% ही, यानी 4% से 5% के बीच में कम छोड़े, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं।
rate of breathing. The process of breathing pumps in oxygen into our body and removes carbon dioxide. Breathing occurs involuntarily ऑन इट्स ऑन, यानी कहने का अर्थ हुआ जो हमारे शरीर में जो ब्रीथिंग होता है वो इनवॉलंटरली होते रहता है, यानी अपने आप होते रहता है. बट द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन. और ये जो ब्रीथिंग का रेट है वो हमारे ब्रेन के रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है. हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही इस ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल करता है. द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन एन एडल्ट मैन एट रेस्ट, जब वो शांत से कोई एडल्ट मैन बैठा हुआ है तो उसमें ब्रीथिंग रेट होता है अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में एक आदमी 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है, यानी इन एंड आउट जो कर रहा है गैस का वो एक व्यक्ति जब शांत से बैठा हुआ है तो वो कितना टाइम्स करता है, 15 to 18 टाइम्स. दिस ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी. और ये जो ब्रीथिंग रेट है वो जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if we do some physical exercise like sit up exercise, then our breathing rate goes considerably. This is because when we do some physical exercise, then our body needs more energy, and to produce more energy through respiration, our body requires more oxygen gas. Rapid breathing supplies more oxygen to body cells for producing more energy required for doing physical exercises. हम जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो सेल्स में रेस्पिरेशन भी ज्यादा होना चाहिए, यानी वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इन और आउट भी ज्यादा होगा, है ना, तब ना वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा. तो जिसके चलते हमारा ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है. द नॉर्मल रेंज ऑफ ए हीमोग्लोबिन, नॉर्मल रेंज जो हीमोग्लोबिन का होता है हमारे ब्लड में ऑफ ए हेल्दी एडल्ट पर्सन इज फ्रॉम 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर. दैट इज इक्वल टू 12 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड. हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है अबाउट 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर. एक नॉर्मल व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का ये रेंज है. The deficiency of hemoglobin in the blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy. जैसे ही किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन घटेगा तो वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन ही मेन हमारा कैपिलरी में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है. हीमोग्लोबिन ही ना वो सिपाही है जो कि ऑक्सीजन को पकड़ता है. तो ये जब घट जाएगा हीमोग्लोबिन, जब आपका डिफिशियंसी होगा तो हमारे को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ब्लड का घट जाएगा, और जिसके चलते हमारे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा. और जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा तो शरीर थका थका रहेगा और एनर्जी घट जाएगा. तो द पर्सन लुक्स पेल एंड लूजेज वेटेड, जो पर्सन दिखने में पीला लग रहा है और उसका वेट घटा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घट गई है. कार्बन मोनोऑक्साइड CO gas is formed whenever a fuel burns in an insufficient supply of air. जब भी एयर की मात्रा कम रहेगी और insufficient supply of air रहेगा और वहां कोई ईंधन जलेगा तो वहां एक गैस निकलता है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड व्हेन पेट्रोल बर्न्स इन ए कार इंजन. और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड होता है जब हमारा पेट्रोल जो है एक कार इंजन में जलता है. Now we know that hemoglobin present in our blood carries oxygen to all parts of our body. और हम लोग जानते ही हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी कराता है. और हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी और अट्रैक्शन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड देन ऑक्सीजन. और हीमोग्लोबिन का जो प्यार है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज्यादा है ऑक्सीजन के तुलना में. यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को वो तड़ाक से अपने में अटैच करता है ऑक्सीजन की तुलना में. तो सो इफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज इनहेल्ड बाय ए पर्सन, इसलिए कोई आदमी कोई गाड़ी गैस छोड़ा और उसको इनहेल करेगा, देन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विथ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड.
तो उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो उस कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत कस के पकड़ता है एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और ब्रेन को कहता है तुम रहो बाहर है, और ब्रेन में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता है, ऑक्सीजन को कहता है कि तुम रहो बाहर है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए गाड़ी के पीछे खड़ा होकर के गैस मत लीजिएगा। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन द पर्सन कैन नॉट ब्रीथ प्रोपरली, और इस ऑक्सीजन की कमी के चलते पर्सन जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और इफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनहेल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम देन द पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस एंड कैन इवन डाई ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन, और एक लंबे समय तक यदि किसी व्यक्ति को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करा दीजिए तो वो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, और यहां तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। The person having breathing problems or respiratory problems are given oxygen masks to facilitate breathing। अगर किसी व्यक्ति को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हुआ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हुआ तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। और इन सीरियस केसेज, और केस और गड़बड़ा गया, इस ऑक्सीजन मास्क से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो द पेशेंट इज पुट ऑन ए मशीन कॉल्ड वेंटिलेटर। तो उस मशीन, उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेटर पर रख देते हैं। ये देखिए ये बंदा वेंटिलेटर पर है, विच इज ए ट्यूब इज इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रैकिया, जिसमें क्या किया जाता है कि एक ट्यूब को डायरेक्टली नाक के थ्रू आगे करके ट्रैकिया या विंड पाइप में डाल दिया जाता है ऑफ द पेशेंट टू हेल्प हिम इन ब्रीथिंग कंफर्टेबली, ताकि अब वो आसानी से सांस को ले सके और छोड़ सके।